नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरेटर कैपेबिलिटी कर्व के बारे में। इसको डी कर्व भी हम बोलते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा जनरेटर है उसका पावर फैक्टर क्या होता है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर है उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, और जो अपरेंट पावर है वो क्या होती है। तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कैपेबिलिटी कर्व है। और कैपेबिलिटी कर्व क्या है, ये हमारा जो रिएक्टिव पावर जो एक्टिव पावर है उसके बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो जो कर्व बनता है उसको हम कैपेबिलिटी कर्व बोलते हैं। और किसी भी जनरेटर का कैपेबिलिटी कर्व है ये हमें इंश्योर करता है जनरेटर की जो सेफ्टी रेंज है, या जो जनरेटर का जो ऑपरेशन है वो किस रेंज में हमारे को सेफ रहेगा, वो डिपेंड करता है हमारा जनरेटर कैपेबिलिटी कर्व पे। कोई भी जो जनरेटर है वो डिजाइन होता है तो उस टाइम पे एक जनरेटर कैपेबिलिटी कर्व दिया जाता है, और ये जो रेंज है उसकी ऑपरेटिंग रेंज है वो हमारे को कैपेबिलिटी कर्व के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट करना रहता है। ठीक है, तो कोई भी कैपेबिलिटी कर्व है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये यहाँ पर हमारा एक्टिव पावर है, यहाँ पर इस एक्सिस पे हमारा जो वाई एक्सिस है इस पे हमारा होता है रिएक्टिव पावर। यहाँ पर रिएक्टिव पावर ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, और नीचे की तरफ है तो ये आएगा नेगेटिव में। ठीक है, एक्टिव पावर है ये हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। जो एक्स एक्सिस पे हमें एक्टिव पावर है और जो वाई एक्सिस पे है हम रिएक्टिव पावर की बात करेंगे। ऊपर की तरफ ये है हमारा पॉजिटिव और नीचे की तरफ है नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में जो ये जो सर्कल है, ये जो हाफ जो साइकिल बना है, सर्कल बना है, ये कैसे बना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये हमारा जो डी कर्व होता है ये कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर एक ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है हमारी अपरेंट पावर को। ठीक है, और जब हम वेक्टर स्केल पे हम देखते हैं तो ये जो पार्ट है ये पार्ट कहलाता है, ये हो जाता है हमारा रिएक्टिव पावर। ठीक है, ये क्या होगी, अगर हमारी अपरेंट पावर ये है, अपरेंट पावर को हम एम वी ए लिखते हैं, तो ये हमारी रिएक्टिव पावर हो जाएगी एम वी ए आर, और ये हमारा एक्टिव पावर हो जाएगा जिसको हम लिखते हैं मेगावाट। तो कुछ इस तरीके से हमारे को ये जो कैपेबिलिटी कर्व है वो किसी भी जनरेटर का दिखता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कैपेबिलिटी कर्व है इसमें क्या होता है कि कुछ लिमिट रहती है। यहाँ पर जो ऊपर जो अपर साइड में जो जब पॉजिटिव रिएक्टिव पावर की बात करेंगे तो यहाँ पर इस लिमिट को बोलते हैं ओवर एक्साइटेशन लिमिट। और अगर नीचे की तरफ हम बात करेंगे, जब हमारा रिएक्टिव पावर है वो नेगेटिव है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ हम रिएक्टिव पावर जनरेट कर रहे हैं और यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्टिव पावर हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है अंडर एक्साइटेशन लिमिट। अब ये ओवर एक्साइटेशन लिमिट का मतलब क्या है कि जब हम यहाँ पर हमारा MVAR हम जनरेट कर रहे थे, MVAR इतना बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसकी वजह से हमारा जो MVA है वह भी बढ़ गया। ठीक है, और उसकी वजह से जो हमारा स्टेटर वाइंडिंग है उनका टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, यहाँ स्टेटर वाइंडिंग्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये बर्न आउट भी हो सकती है अगर हम बहुत ज़्यादा लिमिट बढ़ा दें। तो यहाँ पर हमारा ओवर एक्साइटेशन लिमिट है वो आ जाता है। और ओवर एक्साइटेशन का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर मेगावाट पे एक पर्टिकुलर MVAR से ज़्यादा जनरेट ना करें।
अगर उससे ज़्यादा आप जनरेट करोगे तो यहाँ पर जो स्टेटर वाइंडिंग्स हैं उनके अंदर जो हीटिंग है वो बढ़ जाएगी। और वो हीटिंग क्यों बढ़ेगी उसका भी हम जान लेते हैं कि अगर आपका कोई भी जनरेटर है वो यहाँ पर जो पावर जनरेट कर रहा था, सपोज कि वो 100 मेगावाट पावर जनरेट कर रहा था, ठीक है। तो 100 मेगावाट पावर जनरेट करने का मतलब है कि कोई भी जनरेटर है वो दो प्रकार की पावर जनरेट करता है, एक एक्टिव पावर जनरेट करता है और एक रिएक्टिव पावर जनरेट करता है। और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं या इनका वेक्टर सम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ लेकिन ये वेक्टर सम है। वेक्टर सम मतलब ये मेगावाट का वेक्टर प्लस रिएक्टिव पावर MVAR का वेक्टर, ये होता है मेरा एपरेंट पावर, ठीक है। तो जो एपरेंट पावर है ये हमारा जो कोई भी जनरेटर है उसकी टोटल जनरेटेड पावर रहती है। तो अगर आप 100 मेगावाट पर आप ये चाहते हैं कि MVAR भी बढ़ा दें, ठीक है, तो आपका 100 मेगावाट है ये, या तो 100 मेगावाट जो एक्टिव पावर था ये कम हो जाएगा, ठीक है, और रिएक्टिव पावर बढ़ जाएगा। पहली कंडीशन तो ये है कि आपका एक्टिव पावर कम हो जाएगा, रिएक्टिव पावर बढ़ जाएगा, एपरेंट पावर उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मेगावाट उतने ही रहें जितना कि चल रहे हैं, मान लो 100 मेगावाट, और आपको रिएक्टिव पावर ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में आपको ज़्यादा कोल बर्न करना पड़ेगा, ज़्यादा फ्यूल देना पड़ेगा, और ज़्यादा फ्यूल दोगे तब जाके आपको ये रिएक्टिव पावर मिलेगी और एपरेंट पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। एपरेंट पावर बढ़ेगी तो हमारा स्टेटर वाइंडिंग है उसके अंदर ज़्यादा करंट फ्लो होगा और उसकी वजह से यहाँ पे वाइंडिंग में हीटिंग होगी और यहाँ पर ओवर एक्साइटेशन लिमिट आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो MVAR है उस पर केप लग जाएगी या उससे ज़्यादा MVAR हम नहीं जनरेट कर पाएंगे। अब दूसरी बात करते हैं अंडर एक्साइटेशन लिमिट की। अंडर एक्साइटेशन का मतलब है कि आपने जनरेटर को अंडर एक्साइट किया, ठीक है। सपोज कि यहाँ तक की आपकी लिमिट थी। अंडर एक्साइटेशन का मतलब है कि जनरेटर है, ठीक है, ये जनरेटर के अंदर मैग्नेट कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पर कोई वाइंडिंग है, ठीक है, इसमें आप DC सप्लाई दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक मैग्नेट फॉर्म होता है और ये जो रोटर रोटेट करता है इसकी वजह से यहाँ पे जो स्टेटर वाइंडिंग है उसके अंदर आपको यहाँ पे EMF प्रोड्यूस होता है और इससे आपको पावर आउटपुट पे मिलती है। तो ये जब DC सप्लाई दे रहे हो यहाँ कुछ वोल्टेज देते हो जिसकी वजह से यहाँ आउटलेट पे आपको कुछ वोल्टेज है वो मिलता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर वोल्टेज आप बहुत ज़्यादा कम दोगे तो यहाँ पर आउटपुट पे भी वोल्टेज कम मिलेगा और ये क्योंकि ग्रिड से जुड़ा हुआ है। अब अगर ग्रिड का वोल्टेज ऑफ ग्रिड है और वोल्टेज ऑफ जनरेटर है, ये अगर वोल्टेज जनरेटर का वोल्टेज ग्रिड के वोल्टेज से कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ रिवर्स पावर आएगी जनरेटर की तरफ ग्रिड से, तो ये हमारे को कभी भी होने नहीं देना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से ग्रिड से ये डीसिंक्रोनाइज हो जाएगा, हमारा जनरेटर है वो डीसिंक्रोनाइज हो जाएगा और उस कंडीशन को बोलते हैं हमारा अंडर एक्साइटेशन लिमिट, ताकि ये कंडीशन हमारी नहीं आए और ग्रिड से ये हमारा जनरेटर है वो डीसिंक्रोनाइज नहीं हो। तो यहाँ पर जो ये जो कर्व बनता है वो कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये जो कर्व है, ये कर्व जो आपको दिख रहा है, इस कर्व को हम बोलते हैं डी कर्व और इसी को हम बोलते हैं कैपेबिलिटी कर्व। तो ये तो था हमारा बेसिक डिस्कशन कि ये जो कैपेबिलिटी कर्व है वो कैसा दिखता है और जो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर है इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा कैपेबिलिटी कर्व है। और जो कोई भी हम जनरेटर की बात करेंगे तो उसकी जो ऑपरेटिंग रेंज होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसमें ही हमारा जो जनरेटर है वो ऑपरेट करेगा। तो ये तो हो गया हमारा कैपेबिलिटी कर्व क्या होता है और कैसे काम करता है। अब इसका बेसिक समझते हैं कि ये कैपेबिलिटी कर्व है, इसका बेसिक क्या है।
ठीक है, ये यहाँ पर कैपेबिलिटी कर्व है था, यहाँ पर ये एक्टिव पावर है। अब यहाँ पर मेरी थी रिएक्टिव पावर, यहाँ पे है हमारे पास में एक्टिव पावर। अब हम समझते हैं कि जो हमारा ये कैपेबिलिटी कर्व बनता कैसे है। तो सबसे पहले हमने जब जनरेटर के बारे में बात की थी, तो कोई भी जनरेटर है सही खत्म होगी। तो जब हम पावर फैक्टर की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि कोई भी हमारा जो जनरेटर है, ये जनरेटर जो हमारे को आउटपुट पे यहाँ पर जो पावर है, वो जो पावर है वो देता है, वो होती है जो जनरेटर की टोटल पावर आउटपुट है, उसको हम बोलते हैं एपरेंट पावर। और जो एपरेंट पावर है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि आपका जो बॉयलर है उसको फ्यूल कितना दे रहे हो। ठीक है, जब बॉयलर को फ्यूल दोगे तो यहाँ बॉयलर में स्टीम बनेगी और स्टीम से ये टरबाइन रोटेट करेगा और टरबाइन की शाफ्ट है वो जनरेटर से यहाँ कनेक्टेड रहती है। तो जो अपेरेंट पावर है वो क्या होती है कि आप जितना फ्यूल देते हो उसके बाद यहाँ पर जितने भी लॉसेज हैं उनको कैलकुलेट करने के बाद जो आउटपुट पे हमें जो एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम बोलते हैं एपरेंट पावर। अब ये जो एपरेंट पावर है ये डिपेंड किस पे करेगी? आपके फ्यूल पे, कि आप जितना फ्यूल दोगे उसके अकॉर्डिंग जो हमारी सिस्टम की एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग आपको एपरेंट पावर मिल जाएगी। ठीक है, अब एपरेंट पावर हमने देखा था कि दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी, एक था एक्टिव पावर, एक था रिएक्टिव पावर। ठीक है, अब आप ये देखिए कि अगर आप फ्यूल कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, तो आपको एपरेंट पावर कांस्टेंट मिलेगा, जितना आप फ्यूल देंगे उतना आपको एपरेंट पावर मिलेगा। लेकिन एक्टिव पावर है और रिएक्टिव पावर है, ये आपको तो एपरेंट पावर है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर है, इनका वेक्टर सम है वो हमारा एपरेंट पावर है। इसका मतलब ये हुआ कि आप रिएक्टिव पावर कम करोगे तो एक्टिव पावर बढ़ जाएगी और रिएक्टिव पावर बढ़ाओगे तो एक्टिव पावर कम हो जाएगी। मतलब आपका जनरेटर है वो जो टोटल पावर प्रोड्यूस कर रहा था वो तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर आपका ग्रिड चाहता है कि उसका वोल्टेज कम हो रहा है और आपको रिएक्टिव पावर उसमें ग्रिड में इंजेक्ट करना है, तो उस केस में क्या होगा? आपका एक्टिव पावर कम हो जाएगा। सपोज कि आपका ग्रिड है वो कह रहा है कि मेरे को रिएक्टिव पावर चाहिए, ठीक है, और रिएक्टिव पावर चाहिए। अगर आपका कोई जो अपरेंट पावर है वो यहाँ पर MVA होता है, एक्टिव पावर मेगावाट होता है और रिएक्टिव पावर होता है MVAR होता है। तो सपोज पहले आपका जो एक्टिव पावर था वो 100 मेगावाट था, ठीक है। अब जब आपका 100 मेगावाट एक्टिव पावर चल रहा था उस टाइम पे पावर फैक्टर 1 था। पावर फैक्टर 1 था मतलब ये जो MVA है, ये जो MVA की लाइन है ये यहाँ एक्टिव पावर पे थी। यानी जब हम जो ट्राइंगल बनाते हैं, ये अगर एक्टिव पावर है, ठीक है, ये रिएक्टिव पावर है और ये अपरेंट पावर है, तो ये इस ट्राइंगल में ये MVAR है, ये MVA है और ये मेगावाट है।
और ये यहाँ पर एंगल है फाई जिसको बोलते हैं। कोस फाई हमारा पावर फैक्टर होता है, कोस फाई इज इक्वल टू पावर फैक्टर, और ये पावर फैक्टर होता है एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। ठीक है, एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर है हमारा ये कोस फाई होता है। तो जब ये एंगल 0 रहेगा तो आपका जितना MVA होगा उतना ही हमारे को मेगावाट मिलेगा। ठीक है, मतलब जितना का जितना एपरेंट पावर है वो हमारे को एक्टिव पावर के रूप में मिल जाएगा अगर रिएक्टिव पावर 0 है तो। ठीक है, उस केस में ये एंगल 0 रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ जनरेटर पे कोई लोड लगाया, और ये लोड कौन सा है, ये लोड है मेरा जिसमें वाइंडिंग्स है, वाइंडिंग्स मतलब जिसमें मोटर है, और ये वाइंडिंग क्या करेगी, ये जो करंट आ रहा था, फ्लो हो रहा था, इसको ये वाइंडिंग्स अपोज करेगी, और यहाँ पर ये जो अपोजिट में जो करंट जो आएगा या जो पावर आएगी, इसको रिएक्ट करने के लिए मेरे को एक पावर देनी पड़ेगी, और उसको मैं बोलता हूँ रिएक्टिव पावर। ठीक है, और ये जो रिएक्टिव पावर जैसे ही दूंगा तो क्या होगा कि जो पहले मैं 100 मेगावाट जनरेट कर रहा था, मैं सपोज कोई फ्यूल दे रहा था कि यहाँ पर 100 kg मैं कोल डाल रहा था, और 100 kg कोल से मेरे को 100 मेगावाट मिल रहा था। अब मैं कोल तो उतना ही डाल रहा हूँ 100 kg, लेकिन मेरे को यहाँ 100 मेगावाट नहीं मिलेगा, मेरे को यहाँ 98 मेगावाट ही मिलेगा, और MVAR है वो मेरे को यहाँ सपोज मेरे को 14 MVAR मिलने लग जाएगा। ठीक है, अब ये 90 मेगावाट मिला, यहाँ 100 मेगावाट आ रहा था। अब ये मेगावाट तो सिर्फ 2 मेगावाट ही कम हुआ, लेकिन यहाँ पे 14 जो MVAR वो कैसे आ गया, वो कुछ इस तरीके से आता है कि जो MVA होता है वो होता है √ऑफ मेगावाट का स्क्वायर प्लस MVAR का स्क्वायर। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्टिव पावर का स्क्वायर है, ये रिएक्टिव पावर का स्क्वायर है। मैं समझाने के लिए सीधा आपका MVA मेगावाट और MVAR यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप जब भी फॉर्मूला लगाएं तो एपरेंट पावर लिखें, इसको एक्टिव पावर लिखें और इसको रिएक्टिव पावर लिखें। ठीक है, तो कुछ जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ जो रिएक्टिव पावर है वो 14 आएगा, तब जाके जो मेगावाट है वो 98 मेगावाट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस ग्राफ पे जैसे ही आएंगे आप तो ये पाएंगे कि जब यहाँ पे जो MVA था ये एपरेंट पावर है, ये रिएक्टिव पावर है, और ये एक्टिव पावर है। तो जब ये एपरेंट पावर का एंगल यहाँ पर 0 था तो मेरे को टोटली एक्टिव पावर मिल रही थी। लेकिन जैसे ही ये एंगल कुछ बढ़ा तो यहाँ पे 14 MVAR तो मेरे को रिएक्टिव पावर मिल गई, और यहाँ पर जो मेरे को 100 मेगावाट मिल रहा था उसकी जगह अब मेरे को यहाँ 98 ही मिला। यहाँ पे 98 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 14। ठीक है, और इससे जो टोटल आएगा वो लगभग जो MP आएगा वो लगभग मेरा 100 के बराबर आएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये जो कर्व है ये हमारा है कैपेबिलिटी कर्व या D कर्व, और ये शो करता है हमारे को रिलेशन बिटवीन MVAR और जो एक्टिव पावर के बीच में। और ये सिर्फ इतना बताता है कि जब आप रिएक्टिव पावर कोई सिस्टम की बढ़ाओगे, ठीक है, तो जो एक्टिव पावर है वो या तो कम होगा, और अगर आप इस एक्टिव पावर को कम नहीं करना चाहते, ठीक है, आप रिएक्टिव पावर बढ़ा रहे हो, आपने 14 MVAR रिएक्टिव पावर बढ़ा दिया, लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि यहाँ पर 100 मेगावाट ही मिले आउटपुट पे मेरे को एक्टिव पावर, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो 100 kg दे रहे थे उसकी जगह आप 102 kg फ्यूल देना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे आप 102 kg फ्यूल दोगे तो यहाँ पर जो एपरेंट पावर है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, एपरेंट पावर बढ़ जाएगी, तो ये जितनी